जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन एड्रेस करूंगा फ्रॉम वन ऑफ माय फॉलोअर्स जो कि इस वक्त जो है वो दुबई में रहते हैं, पर वो कनाडा मूव करना चाह रहे हैं। उनकी पीआर हो गई है और उनका क्वेश्चन ये है कि उनके जितने भी एसेट्स हैं इन दुबई, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज शामिल हैं, कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट शामिल हैं, उन सब एसेट्स को वो क्या करें। क्या वो लिक्विडेट करके सब कनाडा ले आएँ, या फिर उनको दुबई में रहने दें, या उनको लिक्विडेट करके दुबई में रखें। और ये सवाल दो वजह से पूछा जा रहा है। एक ये कि क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, व्हाट वुड बी अ गुड डिसीजन। बट दूसरा ये कि टैक्स इम्पैक्ट क्या होंगे, बिकॉज बहुत से लोगों को ये लगता है और उन्होंने ये सुन रखा है, जिसमें कुछ सच्चाई भी है, कि कनाडा में जो है वो ग्लोबल टैक्सेशन होती है, विच इज़ वट एवर इनकम दैट यू आर अर्निंग इन कैनेडा, यू विल बी टैक्सड इन कनाडा। बट उसके अलावा अगर आप कोई इनकम बाहर भी कमा रहे हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा इन कनाडा। इसी तरह अगर आपका कोई कैपिटल गेन होता है विद इन कनाडा, तो कनाडा में तो टैक्स देना है, बट कनाडा से बाहर अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर भी टैक्स देना होगा। तो लोगों को इन टैक्स इम्प्लीकेशन से डर लगता है, और वो फिर ये कहते हैं कि हम क्या करें इन एसेट्स का। और उससे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपके पास इतने एसेट्स बने हुए हैं, लेट्स से अगर आपके पास दुबई में बहुत सारे एसेट्स बने हुए हैं और आपकी अच्छी नेटवर्थ है, तो फिर अगर आपकी पीआर आ जाए तो आप ये भी कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि क्या मैं कनाडा मूव करूं, और अगर कनाडा मूव करूं तो मुझे सब पे टैक्स देना पड़ेगा। मे बी इट्स अ गुड डील, इट्स नॉट अ गुड डील। तो इसी तरह का क्वेश्चन एक ऐसे इंडिविजुअल से आया है जिनकी नेटवर्क रिलेटिवली बहुत अच्छी है, और वो अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज में है जहाँ वो रिटायर होना चाह रहे हैं, एंड ही इज़ थिंकिंग कि उनके पास कोई एक एक्स्ट्रा या सेकंड पासपोर्ट होना चाहिए। और उस सेकंड पासपोर्ट के लिए ही इज़ ट्राइंग टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, और कनाडा इज़ वन अपॉर्चुनिटी जिससे उनको पीआर की इनवाइट आ चुकी है। बट अब चैलेंज ये है कि उस एसेट का क्या करें। वो सारे जो एसेट्स रखे हुए हैं उनको लेकर आएँ कनाडा, या उनको लिक्विडेट करें, और अगर जो भी करें उनके साथ उस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। और इसी तरह वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं कनाडा मूव करूँ भी ना करूँ, बिकॉज अगर तो मुझे उस सब पे टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या मुझे कनाडा मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का जो है वो आज मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इसेंशली। क्या वजह है जिस वजह से आप जो है वो अपने एसेट्स मिडल ईस्ट में बेचना नहीं चाहते। एक ये कि आपने सोचा हुआ है कि मैं वापस मूव करूंगा, और चूंकि मैं वापस मूव करूंगा तो मेरे जितने एसेट्स हैं, मेरी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इंटैक्ट रहें, क्योंकि आई विल बी यूजिंग दैम इवेंचुअली, या मैं उनको मॉनिटर कर सकता हूँ जब मैं वापस आऊँगा। सो लेट्स से आई गो फॉर 3-4 ईयर्स। मेरा जब पीआर हो जाएगी, और जब पासपोर्ट हो जाएगा, पीआर हो गई है, जब इवेंचुअली पासपोर्ट हो जाएगा, तो विद माई पासपोर्ट आई कैन मूव बैक। और हो सकता है 3 साल में मूव करें, 4 साल में मूव करें, बट इन मिड टर्म दे वांट टू मूव बैक। इस सूरत में जो है वो आपको ऑफ कोर्स अपने एसेट्स नहीं बेचने चाहिए। दूसरा केस ये है कि यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू विद द मनी, कि मैंने मूव तो करना है कनाडा, बट मुझे पता ही नहीं मैंने कनाडा में इन्वेस्ट कहाँ करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, कनाडा में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्ट करने की। रियल स्टेट में भी, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता, रेकमेंड नहीं करता, बट रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और दूसरा, अगर आपने सोच ही लिया है कि आप लंबे अरसे तक, यानी कि अपनी रिटायरमेंट ईयर्स जो है वो कनाडा में ही गुजारेंगे, तो माइट एज वेल ब्रिंग द मनी, बाय अ हाउस हेयर, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी रेंटिंग द हाउस हेयर। उसके अलावा जो है आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वाइल सिटिंग इन कनाडा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि उस पर टैक्सेशन क्या क्या होगा। ऑफ कोर्स आपको टैक्सेशन तो उस पर लगेगी, बिकॉज अब जो है वो कैपिटल गेन सारे हो रहे हैं कनाडा में। बट जो सबसे अच्छी बात यह है वो कैपिटल गेन के जो टैक्स लगेगा, वो लगना शुरू होगा द डे यू मूव टू कनाडा। उससे पहले जितने भी कैपिटल गेन्स हुए हैं आपके, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। उससे पहले आपने जितनी इनकम कमाई है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। द मोमेंट यू बिकम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ कैनेडा, ओनली देन यू स्टार्ट पेइंग टैक्स इन कैनेडा। अच्छा, फिर एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आई वांट टू स्टे डाइवर्सिफाइड, कि मुझे जो है वो यूएई में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रखनी है ताकि मैं डाइवर्सिफाइड रहूँ। इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने डाइवर्सिफाई रहना है, सो डाइवर्सिफिकेशन का ज़्यादा बेहतर तरीका जो है इज़ थ्रू स्टॉक मार्केट एज अगेंस्ट थ्रू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। और वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो आपसे दूर है। आप रिटायर होकर कनाडा मूव कर रहे हैं, आप कनाडा रहेंगे, यहीं आप रहेंगे आगे भी। और दुबई प्रॉब्ली अगर आप जाएंगे या मिडल ईस्ट जाएंगे तो इट विल बी फॉर विजिटिंग पर्पजेज। वाई कीप अ प्रॉपर्टी देयर। मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि ट्राई टू इन्वेस्ट वेयर यू आर। लोकली इन्वेस्ट करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट ना करें, बट हैविंग एन एसेट विच इज़ अ फिजिकल एसेट आउटसाइड और फार फ्रॉम वेयर यू लिव, इट इज़ समथिंग आई वोंट रिकमेंड। आपके पास टेनेंट है, टेनेंट को मैनेज करना और टाइम जोन्स मैनेज करना, you rather don't get into the hassle. You sell the asset if you've decided that you will live for long or live forever in Canada eventually. और फिर एक पॉइंट ये है कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू सेल। दिस
पॉइंट आई बाय इन। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट अच्छा नहीं है सेल करने का बिकॉज मार्केट इज़ लो, आई वोंट मेक मनी, आई वुड हैव अ लॉस, आई हैव टू इनकर अ लॉस, एंड आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली लॉस इनकर करना जो है, ये लॉस बुक करना जो है वो इट्स नॉट ईजी। सो आई रादर वॉन्ट टू कीप दैट प्रॉपर्टी लॉन्गर और दोज इन्वेस्टमेंट्स लॉन्गर, and I moved to Canada, and eventually once I start making some money on those investments I can sell them. तो ये 3-4 सिनेरियोज हैं और इस पर मैंने आपको बता दिया कहाँ मैं एग्री करता हूँ कहाँ नहीं करता, बट इन अ नटशेल वंस यू डिसाइडेड दैट यू विल बी मूविंग टू कैनेडा फॉर गुड, sell everything, move your money to Canada. If you're decided that you'll move back, then you keep your assets in the Middle East. And if it is not right time to sell and you don't feel like booking a loss, then don't sell now, but eventually you'll have to sell and move the money to Canada altogether. अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि टैक्सेशन इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, मेंटली इट इज़ द राइट डिसीजन फॉर मी, फिजिकली इट इज़ द राइट डिसीजन एज वेल, बट टैक्सेशन के क्या इम्पैक्ट होंगे। और उसमें बहुत से लोगों को ये डर लगता है क्योंकि उन्होंने यही सुन रखा है कि कनाडा में ग्लोबल टैक्सेशन अप्लाई होती है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा उन सारे एसेट्स पे। इसमें दो एसेट्स की बात कर लेते हैं। एक तो अगर आपकी जो है वो इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स है या बॉन्ड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो बहुत आसान है बिकॉज, या वो बहुत सिंपल है फॉर दैट मैटर, आसान नहीं कहूँगा मैं, कि अगर आपने जो है वो 100 का लेट्स से स्टॉक लिया था व्हेन यू केम टू यूएई, और वो स्टॉक हो गया लेट्स से 120 का, तो 100 to 120 जो है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यूएई में तो वैसे कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है। अब आप जब मूव कर रहे हैं जिस दिन कनाडा, उस स्टॉक की वैल्यू है 120, सो आपको अब जो कैपिटल गेन इनकर होगा वो 120 के ऊपर से इनकर होगा। आपको जो है वो 100 से इनकर नहीं होगा, आपको 120 से इनकर होगा। सो 100 to 120 का गेन, आपको कोई टैक्स नहीं देना उस पर। अब जो गेन होंगे फ्रॉम 120 ऑनवर्ड्स, उस पर टैक्स देना है। अच्छा, अब ये पैसा आप बेशक कैनेडा लाएँ ना लाएँ, इस पर आपको टैक्स देना ही देना है। ऑब्वियसली यू कैन चूज़ नॉट टू डिक्लेयर इट, क्योंकि आप कनाडा में बताएं ना कि आपकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड यू कैन सेल दिस इन्वेस्टमेंट्स। बट इशू ये है कि जब इस तरह की इक्विटीज़ और बॉन्ड्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो अमूमन जो है फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में उनका एक्सेस होता है, वो आपके नाम के थ्रू रजिस्टर होती हैं। सो इफ़ समवन वांट्स टू गो एंड सर्च फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव अब्रॉड, इट विल बी रिलेटिवली ईजी, क्योंकि वो किसी बैंक के किसी ब्रोकर के साथ पड़ी होगी, और वो आई एम श्योर ऐसा ब्रोकर होगा जो कि सिर्फ मिडल ईस्ट का ब्रोकर नहीं है, वो बाहर और मुल्कों में भी ऑपरेट करता होगा। सो इट वुड बी रिलेटिवली ईजी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी नॉट टू टेक अ रिस्क। अगर आपकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इट इज़ बेटर टू सेल इट। अगर उसकी 120 प्राइस हो गई है तो उसको 120 पे बेच दें और वो पैसा आप अपने साथ ले आएँ इन कनाडा। और अगर आप नहीं बेचना चाहते बिकॉज वो फिजिकल एसेट नहीं है, तब ये याद रखें कि अब 120 से ऑनवर्ड जितना भी इस पर कैपिटल गेन आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं जो फिजिकल एसेट है। फिजिकल एसेट में प्रॉपर्टी आ जाती है मेन। उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। तो अगेन, प्रॉपर्टी अगर आपने ली है लेट्स से 500,000 दिरहम की, और जिस दिन आप मूव करना चाह रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू हो गई है 700,000 दिरहम्स, तो ये जो 200,000 दिरहम का गेन हुआ है, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब जब आप कनाडा मूव कर जाएंगे तो उसकी एक नई वैल्यू इस्टेब्लिश हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी की नई वैल्यू इस्टेब्लिश होगी एट 700,000 दिरहम, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको डिक्लेयर भी करनी होगी ऑन योर टैक्स रिटर्न्स। तो अब जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो फ्रॉम द बेस ऑफ 700 कैलकुलेट होगा। सो टुमारो इफ द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी मूव्स टू 900 और लेट्स से 800, तो वो जो 700 to 800 का गेन है विच इज़ 100,000 दिरहम, उस पर आपको टैक्स देना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और ये भी कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक्स की वैल्यू तो बड़ा आसान होती है जज करना। मार्केट की आपको वैल्यू मिल जाती है। जैसे आपने एप्पल का स्टॉक लिया हुआ है, और एप्पल की स्टॉक की वैल्यू क्या है जिस दिन आपने मूव किया है कनाडा, और वो आपकी कॉस्ट बेसिस हो गई फॉर कैपिटल गेंस। बट प्रॉपर्टी की कोई ऐसी एक्टिव मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें उसकी वैल्यू आ रही हो। अभी क्या पता कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 500,000 दिरहम है या 600,000 दिरहम है। ये तो आपने किसी एजेंट से रफली फ़ोन उठा के पूछा और उसने कह दिया जी सर इतने का बिक जाएगा, बट यू रियली डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज़। तो इसमें आप थोड़ा सा जो है वो लीवे ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ओवर प्राइस भी कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 500,000 है तो आपने उसको मिलियन बना दिया, बिल्कुल डबल कर दिया, बट आप थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें अच्छा ये होगा कि आप जो है वो किसी एजेंट को पकड़ें और उससे एक प्रॉपर वैल्यूएशन कराएं, और किसी ऐसे एजेंट को जिसको आप जानते हैं उसको बता दें कि मुझे कनाडा मूव करना है और मुझे कैपिटल गेंस के लिए जो है वो कॉस्ट बेसिस सेट करनी है, तो मुझे एग्जैजरेटेड वैल्यू बताओ, एंड देन यू गेट दैट वैल्यूएशन फ्रॉम देम, उनके कोई लेटर हेड पे साइन करके, एंड देन यू कैन यूज़ दैट एज ए बेसिस फॉर सेइंग टू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि ये मेरी कॉस्ट वैल्यू है। वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, दे विल जस्ट टेक योर वर्ड फॉर इट। आपको सिर्फ करना ही होगा कि नेक्स्ट जब पहला साल आपका होगा उसमें आप जब टैक्स रिटर्न भरेंगे
तो उसमें आपको बताना होगा कि आपकी कोई भी ऐसी एसेट्स हैं जो 100,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा हैं और वो कनाडा के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी वैल्यूएशन बता दें और उनकी डिटेल्स बता दें। तो लेट्स से अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली लेट्स से 500,000 दिरहम की है, बट एजेंट के साथ आपने बात करके जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, लेट्स से आप उसको 650,000 दिरहम डाल देते हैं, तो अब उसकी नई कॉस्ट बेसिस हो जाएगी 650,000 दिरहम। सो जब उसकी वैल्यू 650,000 से बढ़ेगी तब उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, उससे पहले आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिर एक सवाल और लोग ये भी करते हैं कि अगर हम बताएं ना, अगर हम डिक्लेयर ही ना करें, अगर तो आपने कनाडा से वापस मूव करना है इवेंचुअली मिडल ईस्ट, तो अब मेरा नहीं ख्याल आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। पर डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या है? डिक्लेयर करने का फ़ायदा ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जाके आपकी प्रॉपर्टीज़ ढूंढेगी और प्रॉपर्टी सर्च करेगी। इट वोंट बी एज ईजी एज हैविंग स्टॉक्स। स्टॉक्स में तो फिर मैंने जिस तरह कहा कि फाइनेंशियल मार्केट्स लिंक होती हैं, ब्रोकर सारे लिंक होते हैं, तो प्रॉब्ली इट विल बी स्टिल ईजियर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू फिगर आउट कि आपने स्टॉक्स में क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है। बट प्रॉपर्टी की थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी होगी। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पता चल जाएगा, बट उसका फ़ायदा ये है कि एट सम पॉइंट इन टाइम अगर आपको कनाडा में वो पैसे अपने मंगवाने हैं, बिकॉज अगर आपने रिटायर किया कनाडा में, आप कनाडा में ही हैं, तो यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ दैट मनी एज वेल। तो अब आपने प्रॉपर्टी जो है वो कनाडा मूव होने के 10 साल बाद बेची है और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती है लेट्स से मिलियन दिरहम। अब जब वो आप मिलियन दिरहम कनाडा लेकर आएंगे तो सीआरए जो कनाडा के गवर्नमेंट की जो एजेंसी है फॉर टैक्सेशन, वो आपसे पूछेगी कि मिलियन दिरहम्स कहाँ से आए आपके पास। तो आप बोलेंगे कि वो मेरी प्रॉपर्टी बिकी है, वो बोलेंगे प्रॉपर्टी तो आपने डिक्लेयर ही नहीं की पहले। और चूंकि अब आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की तो अब उस पर आईब्रोज रेज हो जाएंगी, अब उस पर स्क्रूटनी होगी सारी, बिकॉज आपने पहले डिक्लेयर नहीं की। सो डिक्लेयर करने का फ़ायदा ये है कि आप बाद में कभी फ्यूचर में पैसे कनाडा अगर ला रहे हो तो आप आराम से कह सकते हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी थी जिसकी मैंने वैल्यूएशन बताई थी 650, अब वो मिलियन की बिकी है, तो मेरा ये जो है रफली 350 का जो है गेन हुआ है, इस पर मैं टैक्सेशन दूंगा। सो एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज ये ऑल्दो तो एक फॉलोअर से आया है, बट मुझे पता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अमूमन लोग, मेरे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, जब वो कनाडा मूव करना चाह रहे होते हैं तो वो ये कंसिड्रेशन ज़रूर रखते हैं कि भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स का क्या करें, और इन्वेस्टमेंट्स अगर बड़ी हों तो डिसीजन पे भी इम्पैक्ट करती है कि क्या कनाडा मूव करें भी या ना करें। सो होपफुली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह से मनी टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट टर्म्स में डिसाइड करें कि वन, शुड यू मूव टू कनाडा, which I think you should if it's a decision, because इसका पैसे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एंड प्राइमरीली बिकॉज टैक्सेशन तो तब लगना शुरू होगी जब आप कनाडा मूव करेंगे, उससे पहले तो सारा आपका टैक्स लगेगा ही नहीं। और दूसरा ये कि अगर मैं पैसा लाऊं या डिक्लेयर करूं तो उसको करना चाहिए, डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, और कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, सो दैट आई एक्सप्लेन्ड एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।